जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। अच्छा, ये जो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है ये बेसिकली आपके पास एक ऐसी अप्रोच है जो सुपरवाइज लर्निंग में आती है। ये एक क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है। और सेकेंडली आपके पास यहाँ पे देखते हैं an approach for classification that was developed in computer science community in 1990, and that has grown popularity since then. SVM has been shown to perform well variety of settings. अच्छा, ये एक ऐसा क्लासिफायर है, ये क्लासिफिकेशन का एक ऐसा मेथड है कि आपके पास जैसे डाटा है, और वो डाटा इस तरह का है कि यहाँ पे इस किस्म का डाटा है। अब इस डाटा में जो क्लासिफिकेशन होगी वो आपके पास दो एरियाज हैं। यहाँ आपको कलर डिफरेंस भी नजर आ रहा है, ब्लू एंड पर्पल। ये जो दो एरियाज हैं इसमें ये लाइन क्लासिफाई कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन इस एरिया को और एक इस एरिया को अलग कर रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास जब यूनिट्स प्लॉट होते हैं और उन यूनिट्स को की क्लासिफिकेशन का एक मेथड है। द सपोर्ट वेक्टर मशीन इज a generalization of a simple intuitive classifier called maximal margin classifier which we introduced in section 9.1। अच्छा, हम 9.1 से ऑनवर्ड हम देखते हैं ये क्या कहता है। 9.1 में यहाँ पे एक so people often loosely refer to maximal margin classifier, the support vector classifier, and support vector machine as support vector machines। अच्छा, लोग समटाइम इसको तीनों को एक ही चीज समझते हैं, जबकि ये इसमें डिफरेंस है। राइट। अच्छा, मैक्सिमल मार्जिन क्लासिफायर, इसमें ना एक वर्ड यूज होता है हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन आपकी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये ये आपकी एक एक्स एक्स वन एक्स टू प्लेन आप कह लें। कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ पे हम चले, ये एक्स वन है, सॉरी, ये एक्स वन है और ये एक्स टू है। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। राइट। एक्स वन एक्स टू के जो पॉइंट्स आपके पास है, अब वो जो पॉइंट्स प्लॉट होते हैं वो कुछ इस किस्म के पॉइंट्स हैं। यहाँ ये ये जैसे पेयर्ड या ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर के यूनिट्स हैं। राइट। ये और ये किसी और कलर के हैं। ये हो गया, ये वर्ड प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स हैं। अब आपकी जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, वो स्ट्रेट लाइन, यदि एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग क्लासिफाई करेगी, राइट, जो क्लासिफिकेशन करेगी उसकी नेचर कुछ इस किस्म की होगी कि वो स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है। राइट। दिस वुड बी योर हाइपर प्लेन। अच्छा, हाइपर प्लेन जो है बेसिकली यहाँ पे देखिए, we define a hyperplane and introduce the concept of an optimal separating hyperplane. What is a hyperplane? In a p-dimensional space, a hyperplane is a affine space of p minus one dimension। सब कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपके पास एक्स वन एक्स टू था, यानी पी जो था वो टू डायमेंशनल था। अब पी जब टू डायमेंशनल था तो इसका जो एक हाइपरप्लेन होगी, ये आपके पास टू डायमेंशनल है। तो हाइपरप्लेन क्या होगी, p माइनस वन मीन्स टू माइनस वन, टू माइनस वन।
तो आपके पास ये जो इसकी डिवीजन होगी, ये एक हाइपर प्लेन इसकी डिवीजन करेगी, राइट। इस तरीके से अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएं, तो आपके पास उतनी ही हाइपर प्लेन्स आपके पास होंगी, उससे कम, एक कम, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन टू डायमेंशन अ हाइपर प्लेन इज अ फ्लैट वन डायमेंशनल सबस्पेस, इन अदर वर्ड्स अ लाइन। इन थ्री, अच्छा, ये अफाइन का मतलब है, अफाइन का मतलब है एक ऐसी लाइन जो जरूरी नहीं है कि आपके ओरिजिन को टच करे या ओरिजिन में से पास, जरूरी नहीं है, लाइन ओरिजिन से पास भी कर सकती है। अच्छा, इन थ्री dimensions a hyperplane is a flat two dimensional subspace, that is a plane. In p greater than three dimensions it can be hard to visualize a hyperplane, but notion of p minus one सबस्पेस विल लाइज। अच्छा, आपके पास वैसे बेसिकली थ्री पे भी जब आता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहरहाल उसका जो अंडरलाइन आइडिया है ना, कि कितनी आपके पास फ्लैट स्पेसेस बनेंगी, तो इस सिचुएशन में वही आपके पास पी माइनस वन वाली नोशन बरकरार रहेगी, राइट। वही आइडिया इसका बिहाइंड, बैक आइडिया इसका ये है। अब आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ हाइपरप्लेन इज क्वाइट सिंपल। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सॉरी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू आर द पैरामीटर्स, और ये हाइपरप्लेन के पैरामीटर्स हैं। हाइपरप्लेन को आप स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। What we say that 9.1 defines the hyperplane, we mean that these two numbers, अच्छा, इसमें एक आइडिया ये है कि जो x1 x2 है ना, x1 x2 आपके पास वैल्यूज हैं, सॉरी, x1 x2 आपके पास फीचर्स हैं। डिसीजन ट्री में या मशीन लर्निंग में वेरिएबल को फीचर्स कहा जाता है, मॉडल को ट्री कहा जाता है। अब ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ये दो फीचर्स हैं। अब इन फीचर्स के में आपके पास वैल्यूज हैं, राइट। हो सकता है इसमें 10 वैल्यूज हो और इसमें भी 10 वैल्यूज हो, यानी ये आपके पास x1 x2 की वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट किया गया है, राइट। ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये जो वैल्यूज की बात करें, ये बेसिकली यही ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब आपने जब वैल्यूज को प्लॉट कर लिया यहाँ पे, तो for the parameters, when we say that 9.1 defines the hyperplane, we mean that x1 x2 transpose for which 9.1 hold is a point on the hyperplane। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर वो पॉइंट्स हैं जिस पे आपके पास ये हाइपरप्लेन जो है ये एग्जैक्टली जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जब ये हाइपरप्लेन आपकी एग्जैक्टली जीरो होगी, ये हाइपरप्लेन आपकी एग्जैक्टली जीरो होगी, तो दिस मीन्स कि आपके पास आ, दोनों साइड के पॉइंट्स बन जाएंगे। एक ये वाला पॉइंट बनेगा, और फिर आप उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके तो स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, जैसे आप ऑर्डर पेज में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें है कि अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, नोट दैट 9.1 इज सिंपली द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सिंस इंडीड in two dimension a hyperplane is a line, equation 9.1 can be easily extended to p dimensional setting, बीटा नॉट बीटा वन एक्स वन। अच्छा, अगर आपके पास p वेरिएबल्स हो जाए तो यही हाइपरप्लेन आपकी एक्सटेंड हो जाती है p वेरिएबल तक, और अगर p की वैल्यू 2 हो तो वो डेफिनेटली आपके पास x1 x2 ये 9.1 बन जाती है, राइट। हाइपरप्लेन की वैल्यू हमेशा जो एंड वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी। दिस डिफाइंस पी डायमेंशनल हाइपरप्लेन। अब यहाँ पे तो हमें नजर आ रही है कि पी डायमेंशनल हाइपरप्लेन है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास पी डायमेंशन का मतलब है पी फीचर्स, और उसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन, राइट। अब अगर आपके पास एक आइडिया ये है कि अगर आपके पास हाइपरप्लेन से ऊपर वाली जगह, अगर हाइपरप्लेन यहां से हम समझते हैं, ये जो हाइपरप्लेन है ना, ये एग्जैक्टली इन पॉइंट्स पे जीरो है, ठीक है। जब ये इन पॉइंट्स पे जीरो है तो इससे ऊपर जो हाइपरप्लेन से ऊपर का जो एरिया है ये पॉजिटिव साइड का एरिया है, और हाइपरप्लेन से नीचे के एरिया को हम नेगेटिव साइड का एरिया कहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए, बीटा नॉट अप टिल बीटा पी एक्स पी इज ग्रेटर देन जीरो, एंड हियर दिस टेल्स x lies to one side of the hyperplane. On the other hand,
when this would be less than 0, it lies on the other side of the hyperplane. So we can think of hyperplane as dividing p-dimensional spaces into two halves. It is simple as that hyperplane is, um, we can say a hyperplane divides the p-dimensional, or या इस केस में हम कहें कि two-dimensional space in two halves, right? Into two halves. One can easily determine on which side hyperplane a point lies by simply calculating the sine of the left hand side of 9.2. अच्छा, 9.2 के जो one can easily determine on which side hyperplane a point lies by simply calculating. अच्छा, सिंपल आपको यहाँ से ही पता चल जाता है। अगर आपके पास पॉइंट जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं तो दिस मीन्स को वो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर आपके पास पॉइंट जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपका पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट कर। अच्छा, यहाँ पे आप आके देखिए हाइपरप्लेन इन टू डायमेंशनल स्पेस, ये अच्छा ये क्या कहता है, हाइपरप्लेन अगर आपके पास बीटा नॉट की वैल्यू वन, बीटा टू, बीटा वन की वैल्यू, बीटा नॉट की वैल्यू वन, बीटा वन की वैल्यू टू और बीटा थ्री की वैल्यू, बीटा टू की वैल्यू थ्री है, यहाँ पे शो किया गया है। राइट, एक हाइपरप्लेन बनाई गई है यहाँ पे। साहब जी आहिस्ता, मैं क्लास ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर हाइपरप्लेन देखिए तो हाइपरप्लेन के द ब्लू रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच वन प्लस टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो, और फॉर दिस इट इज लेस देन जीरो। अच्छा, ये देखिए क्लासिफिकेशन यूजिंग अ सेपरेटिंग हाइपरप्लेन। अब आपके पास सेपरेटिंग हाइपरप्लेन के लिए क्लासिफिकेशन क्या होती है। देखिए आपके पास यहाँ पे एन क्रॉस पी, एन क्रॉस पी का मतलब है पी वेरिएबल और एन आपके पास ऑब्जर्वेशन है जो ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन है, नॉट टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। पी डायमेंशनल स्पेस यानी आपके पास पी वेरिएबल्स हैं, एन ऑब्जर्वेशंस हैं, और एन ऑब्जर्वेशंस आपकी ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। अच्छा, एंड दीज ऑब्जर्वेशन फॉल इनटू इनटू टू क्लासेस। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये बेसिकली आप ऑब्जर्वेशंस के साथ असाइन कर देते हैं वाई वन अप टिल वाई एन। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास, ये वाली हर ऑब्जर्वेशन या तो नेगेटिव वन, where negative one represent one class and plus one represent other class। अब आपकी हर ऑब्जर्वेशन जो है ये बेसिकली या तो नेगेटिव साइड पे होगी, अगर नेगेटिव साइड पे होगी तो आप उसको नेगेटिव वन असाइन कर देंगे, और अगर पॉजिटिव साइड पे होगी तो आप उसको वन असाइन कर देंगे, पॉजिटिव। वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब दूसरी साइड पे ये सब कुछ जो है हमारे पास, ये ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है। अब दूसरी साइड पे हमारे पास टेस्ट ऑब्जर्वेशन है, और ये टेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसको स्टार से शो किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और ऑब्जर्व फीचर कौन से हैं, जो आपके पास जो वेरिएबल्स आप कंसिडर कर रहे हैं। राइट, our goal is to develop a classifier based on training data that will correctly classify the test observation using its feature measurement। अच्छा, अब हमारे पास स्टोरी ये है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन पे हम अपना अ, हम ऐसा मॉडल या ऐसा क्लासिफायर बनाना चाहते हैं जो हम ट्रेनिंग डाटा पे बनाए तो दैट विल करेक्टली क्लासिफाई द टेस्ट ऑब्जर्वेशन, और वो हमारी टेस्ट ऑब्जर्वेशन पे प्रॉपरली फिट इन हो जाए। वी हैव सीन अ नंबर ऑफ अप्रोचेस फॉर दिस टास्क। हमने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी किया, बैगिंग भी की हम लोगों ने। तो बेसिकली ट्रेनिंग डाटा पे अप्लाई करके तो फिर हम टेस्टिंग पे आते हैं। सपोज दैट इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हाइपर प्लेन दैट सेपरेट्स ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशंस परफेक्टली अकॉर्डिंग टू देयर लेबल्स। अच्छा, अब हमारे पास हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी हाइपर प्लेन है जो ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन को परफेक्टली स्पेसिफाई कर लेती है, यानी जो ब्लू में फॉल कर रही है उनको ब्लू में रखती है, जो जो असल में ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम उसका एक हाइपरप्लेन बना लेते हैं या उसका एक क्लासिफायर बना लेते हैं। Examples of three such separating hyperplanes are shown in left-hand panel of figure 9.2। We can label the observation from blue class as y equals 1 and those from purple class y minus 1। अच्छा, अब जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे गौर से देखने की चीज है।
यहाँ पे देखें, आप जब एक ऑब्जर्वेशन है आपके पास, अब ऑब्जर्वेशन है, आप प्लॉट कर लेते हैं। आप ना उसमें एक ऐसी लाइन बना लेते हैं, एक ऐसी लाइन बना लेते हैं जो आपका दो अलग अलग में, दो क्लासेस में क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ गौर से देखें तो एक ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन पॉइंट्स को टच नहीं करें, राइट। अच्छा, दूसरी लाइन कौन सी है? एक ये वाली होगी, सेकंड लाइन ये बन सकती है, और थर्ड लाइन। इस तरीके से मिलियंस ऑफ लाइंस बन सकती है। जैसे हम रिग्रेशन में, अगर हम रिग्रेशन प्लॉट ना करें, अगर हम वाई और एक्स वेरिएबल में, वाई और एक्स वेरिएबल में हम लोग स्कैटर प्लॉट में अगर हम रिलेशनशिप बनाए, तो इस तरीके से हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कहा ये क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन हमारी पर्पल क्लास है वो -1 को असाइन किया, और ब्लू क्लास वाली ऑब्जर्वेशन को +1 असाइन की। इसको हम पढ़ लेते हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ ऑब्जर्वेशन शोन इन ब्लू एंड पर्पल, ईच ऑफ विच हैज द मेजरमेंट ऑन टू वेरिएबल्स, थ्री सेपरेटिंग हाइपरप्लेन्स out of many possible are shown in three separating hyperplanes. अच्छा, ये तीन हाइपरप्लेन्स हैं जो आपके इस ग्रुप को और इस ग्रुप को अलग अलग कर रही है। The blue and purple grid indicates the decision rule made by classifier based on these hyperplane. अच्छा, राइट साइड पे क्या है? राइट साइड पे है कि एक आपकी सेपरेटिंग, यहाँ पे तो तीन हाइपरप्लेन्स है, ये राइट साइड पे है कि आपकी एक ही हाइपरप्लेन है, और इसको कहते हैं सेपरेटिंग हाइपरप्लेन, इज शोन इन ब्लैक। ये भी हाइपरप्लेन्स है, इनको कहते हैं सेपरेटिंग हाइपरप्लेन्स। ठीक है। ये एक बनी हुई है, और ये आपके पास तीन है। द ब्लू एंड पर्पल ग्रिड इंडिकेट्स द डिसीजन रूल made by a classifier based on this separating hyperplanes. A test observation that falls in blue portion of the grid will be assigned to the blue class. अच्छा, यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी आपकी ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन थी, ये आपकी टेस्ट ऑब्जर्वेशन है। जो ये टेस्ट ऑब्जर्वेशन है, चूंकि ये आपके पास ब्लू ऑब्जर्वेशंस ब्लू में फॉल कर रही हैं और पर्पल ऑब्जर्वेशंस पर्पल में फॉल कर रही हैं, तो दिस मीन्स के आपके पास द ब्लू एंड पर्पल ग्रिड इंडिकेट्स the decision rule made by classifier based on this separating hyperplane, or a test observation that falls in blue portion of grid will assign to the blue class. अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन जो है टेस्ट ऑब्जर्वेशन, अब करना क्या है? जो टेस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी ब्लू वाली क्लास में फॉल करेगी, तो इसका मतलब है वो ब्लू क्लास होगी, और जो टेस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी रेड क्लास में फॉल करेगी वो रेड क्लास की होगी। अच्छा, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन का है कि देखिए, आप जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ले लेते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर 70% मेजोरिटी होल्ड कर रही है, आपको लोगों को देख के आपको किसी पायलट सर्वे से पता चल जाता है। दूसरी पार्टी 15%, और तीसरी पार्टी भी लगभग एक जो मेजर है, जिसपे लोगों का जिसकी तरफ एप्टीट्यूड है, वो 70% मेजोरिटी होल्ड कर रही है। अब दूसरी पार्टी जो है वो 20% मेजोरिटी होल्ड करी, और तीसरी पार्टी वो 10% मेजोरिटी होल्ड करी। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। अब ये क्या करें? अब हम अगर किसी बंदे से पूछते हैं कि आपका एप्टीट्यूड, यदि वो वोट कास्ट करना चाहता है, तो हमें हमारे जहन में ये होगा कि हो सकता है ये मेजोरिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट करे, राइट। तो हम बेसिकली, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हम मेजोरिटी को अ, हमारे जहन में ये आता है कि मेजोरिटी को ही, मेजोरिटी की साइड पे होगा। अब क्या है? देन अ सेपरेटिंग हाइपरप्लेन हैज द प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर तो आपके पास ग्रेटर देन जीरो वाली हाइपरप्लेन एग्जिस्ट कर रही है, तो उधर आपकी वैल्यूज ये होल्ड करेगी, ये हाइपरप्लेन पॉजिटिव साइड पे होगी अगर y, आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपकी टेस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आपकी फॉल कर रही हैं अपर साइड पे। ठीक है। टेस्ट ऑब्जर्वेशंस को आप 1 असाइन करेंगे अगर वो इस साइड पे फॉल कर रही हैं, और ये आपके पास
-1 असाइन करेंगे अगर वो हाइपरप्लेन से नीचे की साइड फॉल कर रही है। ठीक है। इक्विलेटरली अ सेपरेटिंग हाइपरप्लेन हैज अ प्रॉपर्टी दैट, अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि y अगर मल्टीप्लाई हो जाता है इसी हाइपरप्लेन से तब भी ये जीरो से ग्रेटर ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ये जो आपके पास सेपरेटिंग हाइपरप्लेन की प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इसको किसी पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई करते तब ये ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी। इफ अ सेपरेटिंग हाइपरप्लेन एग्जिस्ट, अगर एक सेपरेटिंग हाइपरप्लेन एग्जिस्ट करती है, वी कैन यूज इट टू कंस्ट्रक्ट अ वेरी नेचुरल क्लासिफायर। और फिर हम इसको एक नेचुरल क्लासिफायर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अ टेस्ट ऑब्जर्वेशन इज असाइंड अ क्लास डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द हाइपरप्लेन इट इज लोकेटेड। अच्छा, फिर अब टेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है हम वही उसी जिस साइड पे वो एग्जिस्ट कर रही होती है ना, ये टेस्ट ऑब्जर्वेशन उसी साइड की कंसीडर होती है। ये टेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है ये ब्लू साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है ये ब्लू ही है, क्लासिफायर की ब्लू साइड पे एग्जिस्ट कर रही है। और अगर वो पर्पल साइड साइड पे एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहते हैं ये उसमें से है। The right-hand panel of figure 9.2 shows an example of such a classifier. That is, we classify test observation based on, अच्छा, फिर मॉडल तो हमारा जो हाइपरप्लेन है वो तो है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 और ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन। बट जब टेस्ट ऑब्जर्वेशन पे होगा तो फिर हमारे पास टेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए x1 के ऊपर ये साइन आ जाएगा established. If f of x is positive, then we assign test observation to class 1, and if of x is and if f of x star is negative, then we assign it to the class -1. You can also make use of magnitude. हम मैग्नीट्यूड भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर तो आपकी जो वैल्यू है वो जीरो से दूर है, then this means that x lies far from the hyperplane, and so we can be confident about our class assignment for x star. अच्छा, अब बात वही है कि जैसे आप रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, जो पॉइंट जितना दूर होगा एरर उतना ज्यादा हो जाएगा, राइट। अब मैक्सिमल मार्जिन क्लासिफायर, मैक्सिमल मार्जिन क्लासिफायर आपके पास आता है, वेट, एक मिनट प्लीज।